गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास। इसका कोड है KAS101T। माई सेल्फ डॉक्टर अंचला, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABSIT गाजियाबाद। हम यूनिट 5 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र है। इसका जो सेकंड पार्ट है हम इसको आजकल डिस्कस कर रहे हैं जो लेज़र है। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पॉपुलेशन इन्वर्जन, मेन कंपोनेंट ऑफ लेज़र एंड वेरियस लेवल्स ऑफ लेज़र। And outcome define the population inversion, explain main component of laser and explain the concept of 3 and 4 level laser। तो सबसे पहले हम अपना हेडिंग डालते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन। देखिए लेज़र के एक्शन को, लेज़र को समझने से पहले सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स को और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है, ऑप्टिकल पंपिंग किसे कहते हैं, एक्टिव मीडियम क्या होता है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल कंडीशन, जिसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, वो क्या होती है। सपोज हमने ये मान लिया कि दो ग्राउंड स्टेट हैं जिनकी एनर्जी E1 है एंड E2 है। अगर N1 इज द नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट, हमने ये माना कि जो N1 है, N1 नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट और N2 क्या है, नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, N2 नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट बोल सकते हैं या इन एक्साइटेड स्टेट। तो अगर N1 की वैल्यू N2 की वैल्यू की कंपैरिजन में ज़्यादा है तो उस कंडीशन को ये बोला जाता है कि दिस इज द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, या उसी को बोलते हैं हम नॉर्मल कंडीशन। कि इफ N1 ग्रेटर देन N2 दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन। ये कब होगा, नॉर्मल कंडीशन में, जिसे हम नॉर्मल स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अब अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि N1 की वैल्यू कम हो जाए, कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ग्राउंड स्टेट में कम हो जाएं और एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो जाएं, ये कह सकते हैं हम कि N2 इफ N2 इज ग्रेटर देन N1। तो उस कंडीशन को कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम्स E2 स्टेट एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा पहुंच गए, तो जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई, उल्टा हो गई। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, जहां पर N2 की वैल्यू N1 से ज़्यादा हो जाए। अब जो हमने फर्स्ट कंडीशन की बात कही थी, नॉर्मल कंडीशन, जब यहां पर बाहर से कोई फोटोन एनर्जी E2 माइनस E1 का इंसिडेंट कराया जाता है, तो इस नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन है उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और स्टिमुलेटेड एमिशन होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। बट इससे पहले हमने स्टिमुलेटेड एमिशन को स्टडी किया था, वहाँ से हमें पता चला कि जो लेज़र है उसके लिए स्टिमुलेटेड एमिशन होना मस्ट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें लेज़र एक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। बट जब N2 की वैल्यू N1 से अधिक हो जाती है, कहने का मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो हैं E2 हायर एनर्जी स्टेट में पॉपुलेटेड हो जाते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है, तब स्टिमुलेटेड एमिशन जो है इजीली अचीव हो सकता है और उसी कंडीशन में हमें लेजर एक्शन मिलेगा। तो आपको लिख के कैसे आना है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन। देखिए, इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन द मैनी नंबर ऑफ एटम्स आर इन द ग्राउंड स्टेट। कहाँ होते हैं वो, ग्राउंड स्टेट में। दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम और नॉर्मल स्टेट। इफ ए फोटोन हैविंग एनर्जी E2 minus E1 is incident on such a atom, the probability of absorption is more than the probability of स्टिमुलेटेड एमिशन। तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अब हमें लेजर एक्शन के लिए क्या करना है कि स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन द नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर एनर्जी स्टेट
must be made greater than the number of atoms in the lower energy state. If situation, अगर इस तरीके की सिचुएशन हो जाए कि नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा हो जाए एज कंपैरिजन टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो इफ सिचुएशन इज सच दैट more atoms are in higher energy state than the lower energy state, then stimulated emission will take place easily and such condition is called population inversion. और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन इन्वर्जन. अब इस पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं. तो टू अचीव ए स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, द एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट से हम कहाँ पंप करेंगे? ग्राउंड स्टेट से, बाय प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द हायर एनर्जी स्टेट. ये टू द हायर एनर्जी स्टेट, यहां पर ये हायर हो जाएगा. ये क्या है? टू बी पम्प्ड टू द हायर एनर्जी स्टेट बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी. And the process of raising the atom from a lower energy state to higher to create population inversion is called the pumping. अगर हम ग्राउंड स्टेट से को एनर्जी प्रोवाइड करके एटम्स को कहाँ पंप्ड कर दें? हायर एनर्जी स्टेट में, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पंपिंग. दिस इज कॉल्ड द पंपिंग. तो ये जो पॉपुलेशन इन्वर्सन है, दिस इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर लेजिंग एक्शन. अब बात आती है कि कौन कौन लेज़र के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कि किस तरीके से लेज़र बनाए जाते हैं. बेसिकली जो लेज़र है उसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं. हम उन कंपोनेंट्स को लिख देते हैं. तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट कंपोनेंट है एक्टिव मीडियम. दूसरा कंपोनेंट होता है एनर्जी सोर्स. एनर्जी सोर्स को ही हम पंपिंग सोर्स भी बोलते हैं, पंपिंग सोर्स. थर्ड कंपोनेंट है ऑप्टिकल रेजोनेटर या रेजोनेट कैविटी. रेजोनेंट कैविटी, इसी को ऑप्टिकल रेजोनेटर भी कहते हैं. तो तीन बेसिक ये तीन कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर लेजर बनता है. फर्स्ट एक्टिव मीडियम. ये देखिए, ये मैंने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है कि दिस इज द एक्टिव मीडियम. बेसिकली एक्टिव मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें ट्रांजिशन होते हैं, उसको एक्टिव मीडियम कहते हैं. और लेज़र का जो टाइप होता है वो एक्टिव मीडियम के टाइप पर ही डिपेंड करता है. अगर एक्टिव मीडियम सॉलिड है तो उसे हम सॉलिड लेज़र कहते हैं. एक्टिव मीडियम गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है. तो उसी पे डिपेंड करता है लेज़र के टाइप को, लेज़र का टाइप. एक्टिव मीडियम में ही पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव किया जाता है. दूसरा एनर्जी सोर्स. ये तो बात हो गई एक्टिव मीडियम की कि दिस इज द बेसिक मटेरियल इन विच एटॉमिक ट्रांजिशन टेक प्लेस. द एक्टिव मीडियम में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. वो क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी. और उसी पे डिपेंड करता है different type of laser. That is, depending on the active medium, we have different types of laser. That is solid state laser. और सॉलिड स्टेट लेजर का एक गुड एग्जांपल होता है रूबी लेजर, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. एंड गैस लेजर. गैस लेजर का एग्जांपल HENE लेजर, इसको भी आप स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में. एंड व्हेन द एक्टिव मीडियम इज एक्साइटेड इट अचीव्स पॉपुलेशन इन्वर्जन. अब सेकेंड कंपोनेंट आता है इसका एनर्जी सोर्स. एनर्जी सोर्स को ही हम पंपिंग सोर्स कहते हैं कि एक्टिव मीडियम जो है उस को एनर्जी प्रोवाइड करके, पंपिंग एनर्जी प्रोवाइड करके जो एटम्स है ग्राउंड स्टेट से उनको हायर एनर्जी स्टेट में ले जाया जाता है. तो इसीलिए उसको पंपिंग सोर्स या एनर्जी सोर्स भी कहते हैं कि द एनर्जी सोर्स रेज द सिस्टम टू एन एक्साइटेड सिस्टम. थर्ड आता है ऑप्टिकल रेजोनेटर. देखिए, बेसिकली जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है वो दो मिरर से मिलकर बना हुआ है. यहाँ पर ये मैंने दिखाया हुआ है कि ऑप्टिकल रेजोनेटर जो होता है दो मिरर से मिलकर बना होता है. जो एक में
फर्स्ट एक एंड पर जो मिरर लगा होता है वो फुल्ली सिल्वर्ड मिरर होता है, कहने का मतलब फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर होगा, और दूसरा जो एंड पर लगा हुआ होता है वो पार्शियली सिल्वर्ड मिरर होता है। ये दोनों मिरर मिलकर रेजोनेंट कैविटी बनाते हैं। जो पार्शियली सिल्वर्ड मिरर होता है वहीं से लेजर बीम बाहर निकलती है। तो ये दो मिरर M1 एंड M2 मिलकर रेजोनेंट कैविटी बनाते हैं। आपको लिख के कैसे आना है इसको ये देख लेते हैं कि द ऑप्टिकल रेजोनेटर कंसिस्ट ऑफ टू रिफ्लेक्टिंग मिरर्स M1 and M2 and mirror M1 is fully reflecting while the other mirror M2 is partially reflecting। अब जो एक्टिव मटेरियल है उसको कहाँ रखते हैं, रेजोनेटर कैविटी में, जिसको हम ऑप्टिकल रेजोनेटर भी बोल रहे हैं। द एक्टिव मटेरियल इज प्लेस्ड इन बिटवीन दैम। The photons generated due to transition between the energy state of active medium undergo multiple reflection between the two mirrors. As the photon bounce back and forth between the mirror and hence the intensity of light is increased, finally the intense and amplified beam is allowed to come out the partially silvered mirror। जब वो इतनी इंटेंस हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पार्शियली सिल्वर्ड मिरर M2 से बाहर निकल जाती है। तो ये हमने लेज़र के 3 मेन कंपोनेंट पढ़े, जिसपे बेसिकली लेज़र वर्क करता है। एक्टिव मीडियम होता है, दूसरा एनर्जी सोर्स होता है जो पंपिंग का वर्क करता है, और थर्ड ऑप्टिकल रेजोनेटर, जो दो मिरर मिलकर आपस में ऑप्टिकल रेजोनेटर बनाते हैं। अब बात आती है कि कौन वेरियस लेवल ऑफ लेज़र के, कि अलग अलग लेवल कौन कौन से होते हैं। बेसिकली जो हम अपने कोर्स में स्टडी करेंगे वो 2 टाइप्स के लेज़र हैं, 3 लेवल लेज़र है एंड 4 लेवल लेज़र है। हम 2 टाइप के लेज़र को स्टडी करते हैं, 3 लेवल लेज़र और सेकंड है आपका 4 लेवल लेज़र। जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि जो फर्स्ट है 3 लेवल लेज़र, कि इसमें 3 एनर्जी लेवल होंगे, एंड 4 लेवल लेज़र में 4 लेवल मिलकर बनाते हैं इस 4 लेवल लेज़र सिस्टम को। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ द 3 लेवल लेज़र। देखिए यहाँ पर मैंने ये 3 लेवल लेज़र का डायग्राम कुछ बनाया हुआ है। 3 लेवल लेज़र में बेसिकली क्या होता है, हमने 3 एनर्जी स्टेट लिए हुए हैं। जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें कितनी एनर्जी स्टेट इन्वॉल्व होती है, 3। लेवल 1, ये 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट लेवल है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और उसकी एनर्जी को हम डिनोट कर देते हैं E1 से। दिस इज द ग्राउंड स्टेट। जो लेवल 3 है उसकी एनर्जी को हम E3 से डिनोट करते हैं, और वो क्या है, एक हायर एनर्जी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। जो इंटरमीडिएट स्टेट है जिसको हम लेवल 2 बोल रहे हैं, वो दिस इज ए मेटा स्टेबल स्टेट। इन दो, ये भी एक एक्साइटेड स्टेट होती है जो मेटास्टेबल स्टेट है, बट इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। जो मेटास्टेबल स्टेट है यहाँ पर एटम कुछ लॉन्गर टाइम तक स्टे कर सकता है। और क्यों स्टे कर सकता है, क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम लगभग 10 की पावर -3 सेकेंड होता है, जो एक्साइटेड स्टेट के लाइफ टाइम से काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बेसिकली एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम 10 की पावर -8 सेकेंड होता है। तो एटम्स क्या होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं एज कंपैरिजन टू एक्साइटेड स्टेट। इसकी एनर्जी को हम E2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और हायर एनर्जी का क्या हुआ, लाइफ टाइम 10 की पावर -8 सेकेंड। बट अब इनिशियल स्टेट में, जिसको हम नॉर्मल स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, मैनी एटम्स या ये कहीं मोर एटम्स कहाँ रहना चाहते हैं, ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि ग्राउंड स्टेट ही एक स्टेबल स्टेट होती है। जब बाहर से इसको एनर्जी दी जाती है, क्या कह सकते हैं हम कि पंपिंग की जाती है, तो जो एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ पहुँच जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ये क्या होता है, पंपिंग ट्रांजिशन होता है। दिस इज पंपिंग ट्रांजिशन।
तो अब एटम कहाँ पहुंच गए? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। बट एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल तो है ही, और क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। तो एटम बहुत फास्ट डीके कर जाते हैं स्टेट 2 पर। तो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है? नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है। दिस इज द ट्रांजिशन नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, बेसिकली नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन का मतलब होता है कि वहां से फोटोन एमिट नहीं होते। जो एनर्जी एमिट हो रही है, जो एनर्जी मिल रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, मैकेनिकल वेव हो सकती है। तो दिस इज कॉल्ड द नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। क्योंकि एटम्स स्टेट 3, जिसे हम एक्साइटेड स्टेट कह रहे हैं, E3 एनर्जी जिसकी, वहां पर स्टे नहीं करेंगे, फास्ट डीके हो जाएंगे स्टेट 2 में। अब स्टेट 2 क्या है? दिस इज ए मेटास्टेबल स्टेट। और यहां पर क्या होगा? एटम कुछ लॉन्गर टाइम तक स्टे कर सकते हैं। तो जैसे जैसे पंपिंग की एनर्जी बढ़ाते चले जाएंगे तो जो एटम है वो मोस्टली एटम कहाँ पर आ जाएंगे? स्टेट 2 पर, एज कंपैरिजन टू ग्राउंड स्टेट। तो उस कंडीशन को हम ये बोलते हैं कि स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गई है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इज मोर एट स्टेट 2 एज कंपैरिजन टू स्टेट 1। कि मोस्टली एटम कहाँ आ गए? स्टेट 2 में आ गए। उससे क्या होता है कि एक एटम एमिट होता है, एक फोटोन एमिट होगा स्टेट 1 में, और वो एटम जो स्पॉन्टेनियसली एटम होगा वो ऑप्टिकल रेजोनेटर में बैक एंड फोर्थ मूव करता रहता है, जिससे नए एटम को स्टिमुलेट कर देता है। तो जो लेवल 2 और लेवल 1 के बीच में ट्रांजिशन होगा वो लेजर ट्रांजिशन होगा, जिसे स्टिमुलेटेड एमिशन भी कहते हैं, उसी को लेजर ट्रांजिशन भी कहते हैं। तो जो लेजर ट्रांजिशन मिलेगा वो किसके बीच में मिलेगा? E2 और E1 के। दिस इज द लेजर ट्रांजिशन। तो बेसिकली ये इसका एनर्जी डायग्राम है। आपको अगर एनर्जी डायग्राम समझ में आ जाता है कि किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है तो आप इजीली उसको लिख के आ सकते हैं। हम इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है कि ये 3 लेवल लेजर सिस्टम है, तो इसमें कितने लेवल होंगे? 1 2 3। फर्स्ट लेवल की एनर्जी E1, सेकंड की E2 एंड थर्ड की E3। फर्स्ट एनर्जी लेवल जो E1 है, ग्राउंड स्टेट, दिस इज द मेटास्टेबल स्टेट एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट की का लाइफ टाइम ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एटम ड्यू टू पंपिंग एनर्जी स्टेट 3 में पहुंचते हैं, जिसे पंपिंग ट्रांजिशन कहेंगे। वहां से एटम फास्ट डीके होकर स्टेट 2 पर आता है, जहाँ जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन मिलता है। E2 में एटम्स लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं, तो वहां पर एटम क्या होने लगेंगे? एक्यूमुलेट होने लगेंगे, जिससे E2 और E1 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा एंड हमें एक ट्रांजिशन मिलेगा E2 और E1। जैसे ही एटम E2 से E1 में आएगा जो लेजर ट्रांजिशन होगा। तो इसको आपको लिख के कैसे आना है एक बार वो देख लेते हैं कि इन दिस सिस्टम 3 एनर्जी लेवल्स आर इन्वॉल्व इन द लेजर एक्शन। द लेवल्स आर एसोसिएटेड विद एनर्जीज E1 is the ground state, E2 is the metastable state एंड E3 इज ए एक्साइटेड स्टेट, जिस एक्साइटेड स्टेट को पंपिंग लेवल भी बोलते हैं। एट थर्मल इक्विलिब्रियम द मेजोरिटी ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, ज्यादातर एटम कहाँ होंगे? ग्राउंड स्टेट में होंगे। व्हेन लाइट ऑफ पंपिंग एनर्जी H nu इक्वल टू E3 माइनस E1 इज इंसिडेंट ऑन द मटेरियल, द एटम्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट E1 आर जम्प टू excited state E3 and this process of exciting of atom from E1 to higher energy state E3 is known as pumping. अब if the energy level E3 has a very short lifetime, then atoms decay fast to level E2. This transition is a non-radiative transition. Level E2 is a metastable state, so the atom can remain in this stage for a longer time, resulting in accumulation of atom in E2. With intense pumping from E1 to state E3, it is possible that the state E2 is more populated as comparison to E1.
When E2 is more populated than state E1, laser transition take place between E2 and E1. और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है रूबी लेजर। अब नेक्स्ट आता है फोर लेबल लेजर। देखिए इसके भी जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इसमें कितने लेबल होंगे, फोर लेबल होंगे। अभी तक हमने इसमें 3 लेबल पढ़े, अब बात आती है 4 लेबल की। जो 4 लेबल लेजर है इसमें भी हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। फर्स्ट, ये सेकंड लेबल, थर्ड लेबल और इसको 4 नंबर दे देते हैं। जो फर्स्ट लेबल की एनर्जी है दिस इज E1, सेकंड नंबर की E2 एंड दिस इज E3 एंड दिस इज E4। ये ग्राउंड स्टेट है E1, ये नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट, ये मेटास्टेबल स्टेट, और यहां से इसमें E3 और E2 के बीच में लेजर ट्रांजिशन निकलेगा। देखिए इसका प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले नॉर्मली हमने बताया कि इन थर्मल इक्विलिब्रियम में एटम कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ग्राउंड स्टेट E1 में। सारे एटम्स कहाँ होंगे, स्टेट E1 में। ये हम इसको डिनोट कर दिया E1, E2, E3, E4। नॉर्मली कहाँ है एटम, स्टार्टिंग में E1 में। अब जैसे ही सिस्टम को पंप किया जा सकता है, हो सकता है कि ऑप्टिकल पंपिंग हो, ये भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल पंपिंग की गई हो, तो एटम्स क्या होंगे, स्टेट 1 से, जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, वहां से कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टेट 4 में, एक्साइटेड स्टेट में। बिकॉज एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम बहुत कम होता है, अनस्टेबल होती है, तो वहां से फास्ट डीके हो जाएगा स्टेट E3 में। तो वहां से एटम या तो E3 में आ सकता है या E2 में आ सकता है या ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। तो जब E4 से E3 में आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन मिलते हैं वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा। बट E3 क्या है, एक मेटास्टेबल स्टेट है। तो जैसे अभी पहले हमने कंडीशन बताई थी कि मेटास्टेबल स्टेट का क्या होगा, लाइफ टाइम ज़्यादा होता है, जिसके वजह से एटम यहाँ पर लॉन्गर टाइम तक स्टे कर सकता है। तो क्या होगा यहाँ पर, और E2 क्या है, इज नॉट ए मेटास्टेबल स्टेट, तो यहाँ पर एटम लॉन्गर टाइम तक स्टे करेगा, तो यहाँ क्या होने लगेंगे, एटम अकोमलेट होने लगेंगे। तो E2 और E3 के बीच देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है, वहां पर ग्राउंड स्टेट इन्वॉल्व थी लेजर ट्रांजिशन में, बट फोर लेवल ट्रांजिशन में ग्राउंड स्टेट इन्वॉल्व ना होकर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है वो स्टेट 2 और स्टेट 3 के बीच में होती है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एटम स्टेट 3 में ज़्यादा हो जाएंगे एज कंपैरिजन टू स्टेट 2। तो यहाँ से जो ट्रांजिशन मिलेगा स्टेट 3 से स्टेट 2 की तरफ, जो फोटोन एमिट होगा वहाँ से हमें मिलेगा लेजर ट्रांजिशन, और उसके बाद एटम जो है इनिशियली ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ये सब नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होंगे। जो लेजर ट्रांजिशन मिलेगा वो E3 और E2 के बीच में मिलेगा। तो देखिए आपको लिख के कैसे आना है फोर लेबल लेजर को। यहाँ पे मैं पहले इसकी एनर्जी लेवल को डिनोट कर देते हैं हम। ये E1 है, E1, दिस इज E2, E3 एंड E4। फर्स्ट लेवल, सेकेंड, 3 एंड 4। और ये ट्रांजिशन कौन सा होगा, पंपिंग ट्रांजिशन। पंपिंग ट्रांजिशन, ये मेटास्टेबल स्टेट है। यहां से लेजर एक्शन मिलेगा, लेजर ट्रांजिशन, और ये नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट।
लिख के कैसे आना है इसको देख लेते हैं। Here there are 4 energy levels are involved in the laser system. E1 is the ground state. ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है. E2 is the normal excited state. E3 is a metastable state and E4 is the uppermost excited state. ये uppermost excited state है, चाहे normal state कह दें या uppermost excited state है, जिसे pumping level भी कहते हैं. In this system, atoms are pumped from ground level E1 to E4. From level E4, the atoms either returns back to the ground state. अब यहाँ से क्या होगा? एटम या तो रिटर्न्स होगा बैक टू द ग्राउंड स्टेट या फॉल होगा E2 में या E3 में थ्रू ए नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन. E3 क्या है? एक मेटास्टेबल स्टेट है. सो द एटम्स क्या होंगे? यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगेंगे. वेयर एज देयर इज नो सच कंडीशन इन लेवल E2 सिंस इट इज नॉट ए मेटास्टेबल स्टेट. The atoms decay by fast non-radiative transition to level E3, which is a metastable state. Soon the number of atoms in the level E3 will become more than the lower state E2, that is population inversion is achieved. वहाँ पे क्या होगा? population inversion हो जाएगी. तो जैसे ही क्या होगा? E3 में नंबर ऑफ एटम्स E3 में ज़्यादा हो जाएंगे एज कंपैरिजन टू E2. तो क्या होगा? एक पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगी E3 और E2 के बीच में. तो स्टिमुलेटेड एमिशन, जिसको हम लेजर ट्रांजिशन भी कहते हैं, टेक प्लेस फ्रॉम E3 टू लेवल E2 गिविंग राइज टू लेजर ट्रांजिशन. तो ये 4 लेवल लेजर ट्रांजिशन था. और इसका जो सबसे गुड एग्जाम्पल है वो है HENE लेजर, जिसको आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अब बेसिकली कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि 4 लेवल लेजर ट्रांजिशन के क्या एडवांटेज हैं एज कंपैरिजन टू 3 लेवल, या ये कह सकते हैं दोनों में कंपैरिजन क्या है, या 4 लेवल लेजर के डिसएडवांटेज क्या होते हैं. तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि जो 3 लेवल लेजर सिस्टम है इसमें क्या होता है. जो लेजर एक्शन में एनर्जी लेवल इन्वॉल्व हो रहा था वो क्या था? E1 था. तो वहाँ से जो पॉपुलेशन अचीव करना होता है वो बहुत टफ होता है. तो इन 3 लेवल लेजर सिस्टम सिंस द लोअर लेजिंग लेवल E1 is also the ground state. So to achieve population inversion E2 and E1, population more than half the ground state atom have to be pumped to the upper state. Therefore, a high pumping power is required. This make 3 level laser rather inefficient. उसको क्या बना रहा है? वो inefficient बना रहा है. In case of 4 level laser, the lower lasing level is E2. और ये क्या थी? Not the ground state level E1. Therefore, it is easier to maintain population inversion between E3 and E2. Since the ground level is not the lower level, लेजिंग के लिए लोअर लेवल नहीं है ग्राउंड स्टेट, तो देर इज ए नो नीड टू पंप मोर देन 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन टू द हायर लेवल. बट ओनली डिसएडवांटेज क्या है 4 लेवल सिस्टम का? कि द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ 4 लेवल सिस्टम इज दैट द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रांजिशन लीड्स टू एडिशनल एनर्जी लॉस. कि ट्रांजिशन क्या हो रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे क्या हो सकता है? एनर्जी का लॉस इंक्रीज हो सकता है. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है. तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा? पॉपुलेशन इन्वर्जन. सबसे पहले हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन का टॉपिक पढ़ा जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है लेज़र एक्शन को अचीव करने का. उसके बाद लेज़र में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो उसको हमने स्टडी किया कि एक्टिव मीडियम, एनर्जी सोर्स एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर आर द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ लेज़र. एंड उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लेज़र पढ़े जिसमें हमने बेसिकली 2 टाइप पढ़े, 3 लेवल लेज़र सिस्टम एंड 4 लेवल लेज़र सिस्टम. इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम रूबी लेज़र को डिस्कस करेंगे. तब तक आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और अपनी नोट्स बनाइए. थैंक यू.